क्या हाल चाल है बच्चों, सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला ओम्स लॉ, जो कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमेशा एग्जाम में, हर बार एग्जाम में पूछ दिया करता है ओम्स लॉ क्या होता है, उसका ग्राफ बनाए, कुछ ग्राफ दे देता है, उसको कहता है ग्राफ बनाइए। ओम्स लॉ का जो VI ग्राफ होता है वो कैसा हो, वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ओम्स लॉ। आप लोग देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो पहले इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, बात समझिएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में कि किसी भी वायर से यानी ये देखिए किसी भी वायर से, ये वायर है, ये वायर का X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें कितना V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V के, या डायरेक्ट V भी बोल सकते हो। यानी किसी भी वायर में जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी वायर में जितना भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी डायरेक्ट आप कह लो तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है तो वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अब इसका मैं जीता जाता नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। आप लोग घर में सुने होंगे ना कि अरे भैया वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया, जिसके वजह से लाइट का इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। वोल्टेज कम हो जाता है तो क्या इसका इफेक्ट करंट पे भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अरे पड़ता है ना भाई। मान के चलिए कि वोल्टेज अगर कम हो जाता है तो लाइट का इंटेंसिटी, लाइट जो बहुत तेज़ी से ग्लो करते रहता है वो एकदम धीरे धीरे ग्लो करता है। पंखा का बात कर लीजिए तो वोल्टेज कम होता है तो पंखा मंद 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 चलता है, धीरे धीरे चलता है। समझ रहे, मेरे बात को समझ रहे हैं। पंखा जब ये वोल्टेज हमारा कम होता है तो पंखा स्लो स्लो चलता है, धीरे धीरे पंखा चल रहा है, ठीक है। कभी लोग इस पर भी एक कहानी और कविता लिख देंगे धीरे धीरे से, चलिए वो बाद में बात करते हैं। तो आया समझ कि वोल्टेज अगर कम होता है तो इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पर भी देखने को मिलता है। वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट भी कम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये दोनों V और I दोनों जो है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ जाएगा तो दूसरा वैल्यू उसके साथ साथ बढ़ेगा। अगर पहला वैल्यू घट जाएगा तो दूसरा वैल्यू भी घट जाएगा। तो वही बात है, यानी वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप घर में तो सुने होंगे कि वोल्टेज कम गए तो लाइट बहुत धीरे से जलता है और पंखा भी बहुत धीरे 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 चलता है। और हमारा जो वोल्टेज बढ़ जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि बल्ब जो है ना, वो 100 वाट वाला जो बल्ब होता है, 100 वाट वाला जो बल्ब होता है वो क्या होता है, मतलब फूट जाता है, टूट जाता है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण वो फ्यूज हो जाता है, उतना इलेक्ट्रिक करंट को वो झेल नहीं पाता है। इसी के लिए उसका जो फिलामेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है और बल्ब बुझ जाती है। यानी इतना जान लो कि आप अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और पंखा जो है ऐसे ऐसे जो चल रहा था वो अब ऐसे ऐसे चलेगा, खचा खच खचा खच खचा खच, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त बात
कि टेम्परेचर वहाँ का कांस्टेंट रहना चाहिए। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ये सारा चीज़, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारा चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा ओम्स लॉ काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा चीज़ एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, तब किसी भी वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कहने का मेरा मतलब है कि हमारा वोल्टेज अगर बढ़ेगा, यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ करंट का भी वैल्यू बढ़ेगा। अब देखिए, इस स्टेटमेंट से हम एक बात लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। कभी भी इफ वी हैव रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वी जस्ट हैव टू गिव अ कांस्टेंट, ठीक है। यानी कभी भी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे ना, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो हमको एक कांस्टेंट देना होगा फिजिक्स के अनुसार। समझे? हाँ, देखिए अब भी है, अब इसको हटा के इक्वल टू देंगे, तो अब हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट देना होगा, और जो कि यहाँ के लिए कांस्टेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट हो जाएगा, और ये वाला I यहाँ तो उतर ही जाएगा। अब इसी को अरेंज करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। यही हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया, जहाँ V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा, और R इक्वल टू नया टर्म आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, ये पहले से डिफाइंड रहता है। किसी भी वायर का ये जो रेजिस्टेंस वो फिक्स होता है। इतना बात आ गया समझ में? अब ये भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम पहले। ये नया टर्म आ गया, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो ये समझिएगा, द प्रॉपर्टी, या डायरेक्ट लिख दीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, द कंडक्टर विच ऑलवेज, समझिएगा, विच ऑलवेज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मेरा मतलब है, रेजिस्टेंस वो होता है, अगर किसी भी वायर से, देखिए ये वायर है, इससे अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो रेजिस्टेंस वो होता है कि किसी भी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको रोकना चाहेगा, तो वही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का वो प्रॉपर्टी जो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करती है, इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट में रहती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती है, तो उसी कंडक्टर के उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। हैव यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट माई पॉइंट? यस। अब इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसको हम एक साइन से लिखते हैं, ये इस तरह के से सिंबल से लिखते हैं इसको, ओम। ठीक है, ये बात आई थिंक समझ में आ गया है आपको। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर आर, डिनोटेड बाय आर, आर से इसको डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? तो इतना बात आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, तो इतना बात आप फटाफट से लिख लीजिए। हाँ, लिख लिए है, चलिए लिख लीजिए, इतना बात लिख लिए। अब इतना बात अगर आप लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। अब हम इसको मिटाते हैं और इसके ऊपर जो ग्राफ होता है वो देख लेते हैं, VI ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो VI ग्राफ उसको बोलते हैं। ठीक है, रुकिए पहले मिटा लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, हो
मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ाई में। पढ़ाई में कहाँ से मज़ा आ सकता है? पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। आई नो दैट ओनली फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स की वो इन पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, स्टडी को एंजॉय करते हैं, बस कुछ ही लोग, नहीं तो और बच्चे थोड़ी ना एंजॉय करते हैं और उसको मज़ा क्या कहें, छोड़ो, मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। आगे देखिए क्या होता है। इतना हो गया। हाँ, अब देखिए VI ग्राफ, VI ग्राफ ओम्स लॉ में जो है ना VI ग्राफ बनता है और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार नहीं, हर एक बार पूछता है। CBSE के एग्जाम में हर एक बार ये आता है VI ग्राफ। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए उसमें दे देता है कि मतलब चार्ट दे देगा, एक चार्ट दे देगा, इसमें कहेगा एक स्टूडेंट ने ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एमीटर वोल्ट मीटर लगाया तो ऐसा उसमें कुछ देखने को मिला, इसमें ऐसा ऐसा रीडिंग आया, एमीटर ऐसा रीडिंग बताया, वोल्ट मीटर ऐसा रीडिंग बताया, तो बताइए उसका ग्राफ खींचिए। तो इस तरह से दे देता है। तो देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे। अभी ये चार्ट हम लोग लिख लेते हैं, ये इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा, इतना छोटा में कैसे हो जाएगा यार। इधर चार्ट लिख लेता हूँ, इधर चार्ट लिख लेता हूँ, बड़ा लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से हो जाए हम लोग का कवर। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हम लोगों का, आराम से हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ वोल्टेज, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। इधर इधर लिख लेता हूँ करंट, करंट कौन करंट? इलेक्ट्रिक करंट। इधर I, इधर V। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये इस तरीके से ये दिया है वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है, वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 20 वोल्ट, उसके बाद 30 वोल्ट। ठीक है, अब इसको फ्लो करवाने, मतलब 10 वोल्ट अगर दिया है तो करंट 0.1 एम्पियर, यहाँ 0.2 एम्पियर, यहाँ 0.3 एम्पियर, ऐसा कुछ दे रखा है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बस आपको वहाँ जिस तरह से दिया रहे उस तरह से आप ग्राफ खींच देना। और एक और बात, इसका जो ग्राफ बनता है हमेशा सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन में बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर आप खींच लीजिए, इस इधर वाले को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इधर वाले को वाई एक्सिस। अब इधर जो हम जा रहे थे, इधर हम जो जा रहे थे, यानी वाई एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज, जिसको हम लोग V से करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आएगा, ये हर बार आता है। और ऐसे करके लिखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी I, इधर I, इधर V। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे 0.1 एम्पियर है, यहाँ पे 0.2 एम्पियर है, यहाँ पे 0.3 एम्पियर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो तो 0 होता है, 0 वोल्ट, और इधर 0 एम्पियर। हैव यू गॉट पॉइंट? अब देखिए इस चार्ट को देखिए, वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ। ठीक है, अब करंट यहाँ पे कितना है, 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कुछ वैल्यू यहाँ पे। फिर देखिए वोल्टेज है 20 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट, और करंट है 0.2 एम्पियर, तो ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, फिर देखिए वोल्टेज है 30 वोल्ट, इधर 30 वोल्ट, और यहाँ पे करंट है 0.3 एम्पियर, तो ये लगभग में यहाँ चला जाएगा, यहाँ। अब तीनों को मिला दीजिए। मिलाने के लिए हम ये रख लेते हैं, चूँकि सीधा तो नहीं बन पाया
वैसे ही बनता है पूरा सीधा, ठीक है। फिर भी हम मिला देते हैं इस तरीके से, मिल गया। और ये जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं ताकि आप पूरा अच्छे से समझ पाए। यानी ये जो ग्राफ बनता है ये एकदम सीधा बनता है। और ये देखिए, ये हमारा वोल्टेज डिफर कर रहा है, हमारा करंट भी डिफर कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो डिफर नहीं कर रहा, और ये जो एकदम सीधा लाइन में बन रहा है ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जो कभी भी नहीं बदलता है, एकदम सीधा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहीं से हमको पता चलता है कि इसका वैल्यू पहले से फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस होता है। और इसमें लिख लीजिएगा VI ग्राफ। VI ग्राफ जो होता है ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही इसको हम लोग करते हैं। यानी हमेशा VI ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो समझ में आया किस तरह से हमको बनाना है ग्राफ, VI ग्राफ, जो कि ओम्स लॉ पर होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ कवर हो गया, इतना ही था। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पर आधारित जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है और वो भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, पहले लिखने का समय नहीं देते हम, चलिए लिख लीजिए। आई थिंक लिख लिए होंगे, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।